कैजुअल्टी को कम करने के लिए। सर और मुझे 1 यही मिनट चीज़ के लिए इज़राइल आपको रोक रहा हूँ, 1 मिनट के लिए मैं वापस आप पर लौटता हूँ। बड़ी खबर ये है कि इजराइल के हमले पर हिजबुल्लाह ने पलटवार किया है। इजराइल में हिजबुल्लाह ने हमला किया है। उत्तरी इजराइल में करीब 100 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। इन रॉकेट विस्फोट से हाइफा शहर दहला है। एक साथ 3 जगहों पर रॉकेट से हमला किया है। आयरन डोम ने हालांकि हमले को नाकाम कर दिया है। 70 किलोमीटर की रेंज आयरन डोम की कही जाती है। इसके बाद ज्वाइंटली एस्टेब्लिश्ड अमेरिका और इजराइल का सिस्टम काम करता है जो 300 किलोमीटर तक ऐसे हमलों को रोकता है और उससे उससे आगे एरो 2 और एरो 3 का काम होता है। लेकिन आयरन डोम ने इन हमलों को नाकाम किया है। हाइफा शहर को निशाना बनाया है हिजबुल्लाह ने। यानी हिजबुल्लाह की शक्ति कमजोर हुई है ऐसा नहीं है। हिजबुल्लाह के लड़ाके अपनी जगहों पर अभी भी अपने हथियारों के साथ रिवर्ट करने के लिए, जवाब देने के लिए तैयार हैं। और ये फीड, ये फुटेज जो हमारे पास है, ये किसी ने अपने मोबाइल के जरिए रिकॉर्ड की है, जो उड़ते हुए रॉकेट्स और गिरते हुए रॉकेट्स की है। मैक्सिमम रॉकेट्स को बताया जा रहा है कि आसमान में ही नष्ट कर दिया गया, लेकिन कई एक आके गिरे। और ये जो तस्वीर है सबसे नजदीक देखिए, आसमान में आतिशबाजी सी हो रही है, वो न्यूट्रलाइज किया जा रहा है उन मिसाइलों को, लेकिन कुछ नीचे आके धमाके भी हो रहे हैं और सड़क के बगल में धमाके हो रहे हैं। यानी हिजबुल्लाह अभी शांत बैठने वाला नहीं है। और जब तक हिजबुल्लाह शांत नहीं बैठेगा, जब तक हमास शांत नहीं होगा, जब तक खूती शांत नहीं होगा, कम से कम मिडिल ईस्ट का ये इलाका चिंगारी के साए में ही रहेगा। उधर हिजबुल्लाह का पलटवार, जमीनी कार्रवाई के दौरान आईडीएफ पर अटैक किया। यारून में इजरायली टैंकों पर मिसाइल हमला किया गया है। हमले में जो खबर आ रही है कि 8 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है और मारे गए सैनिकों में 2 कमीशन रैंक के भी कैप्टन हैं। इन सभी सैनिकों की उम्र 23 साल के करीब की है। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि 3 इजरायली टैंकों को भी तबाह कर दिया गया है। वीएन झा साहब, आप अपना जवाब पूरा कर सकते हैं सर। जी, जो आपने अभी बताया हुआ है, ये खबर थोड़ी सी पुरानी है। हाँ हाँ इन्वेजन जो है, ग्राउंड इन्वेजन टैंक के थ्रू, ये परसों ही शुरू हो गया है। और जो आपने बताया कि जो हिजबुल्लाह ने अटैक किए हुए हैं हाइफा पे, ये कल हुआ था। कल सुबह और दोपहर में ये हुआ था। जी जी तो ये चीजें चल रही हैं। देखिए, जब भी आप ग्राउंड इन्वेजन, कोई भी आर्मी, जब आप ग्राउंड इन्वेजन करके दूसरे कंट्री में ग्राउंड इन्वेजन करते हैं, तो कुछ एक जो कैजुअलिटी हैं, ग्राउंड कैजुअलिटी, वो आपको सस्टेन करने पड़ेंगे। चाहे वो आपका ट्रूप्स का कैजुअलिटी हो, चाहे आपके जो टैंक्स हैं या और बख्तरबंद गाड़ियां हैं, इसके कैजुअलिटी आपको, इसके जो नष्ट होने के पॉसिबिलिटीज हैं जब भी आप इन्वेजन करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ डिफेंड करने में लगे हुए हैं, तो आप दुश्मन को, जो आपको इन्वेड कर रहा है, उसको आप काफी क्षति पहुंचा सकते हैं। तो ये तो पता है। और ये जो इन्वेजन हुआ है, इसी इन्वेजन में जो इसराइल ने क्लेम किया हुआ कि इसके 7 जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं, जिसमें कि 2 कमीशन रैंक के भी हैं। तो ये तो हुआ। दूसरी चीज जो हम बता रहे थे कि सॉफ्टनिंग ऑफ द टारगेट, जो पिछले लगभग 1.5-2 हफ्ते से जो सॉफ्टनिंग ऑफ द टारगेट हो रही है इजरायली एयरफोर्स द्वारा हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड एक्सप्लोजिव ठिकानों पे, इसमें राजीव जी, ये आप मान के चलिए कि लगभग 50% जो है उसके फायर पावर, ये नष्ट कर दिए गए हैं। क्योंकि जहां-जहां पे अटैक हुआ है, जो अटैक के बाद जो हमने उसकी तस्वीर देखी है, एक होती है सेकेंडरी एक्सप्लोजन, मतलब आपने रॉकेट गिराए उसके अंडरग्राउंड ठिकानों पे, और उसके बाद जो सेकेंडरी एक्सप्लोजन होता है, तो उस ठिकानों में जितने बॉम्ब, जितने रॉकेट्स हैं, वो बाद में फटने लगते हैं। तो सेकेंडरी एक्सप्लोजन हमने तो बहुत मैसिव देखा हुआ है। तो ये जो लगभग 1,500 के आसपास में एरियल अटैक हुआ है हिजबुल्लाह के ठिकानों पे लेबनान में, इसमें उसके लगभग, मान के चलिए, लगभग 50% जो उसकी मारक क्षमता है, वो खत्म हो गई है। अब
जबकि ग्राउंड इन्वेजन हो रहा है। तो ईरान ने कहा था कि अगर ग्राउंड इन्वेजन होगा तो हम बहुत भरपूर अटैक करेंगे। तो उस बात को जस्टिफाई करने के लिए हिज़्बुल्लाह के अभी भी कुछ जो बंकर्स हैं या को अंडरग्राउंड जो उसके लोकेशंस हैं, वो अभी भी एक्टिव हैं, जिसको कि अभी खत्म नहीं कर पाया है इसराइल। तो वहाँ से रॉकेट छोड़े गए थे और जैसे आपने ही बताया कि आयरन डोम जो है उसने ज़्यादातर जो इसके रॉकेट्स थे हिज़्बुल्लाह के, उसको हवा में ही मार गिराया था। तो ये चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन नोट करने वाली बात ये है कि जो अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी नेतन्याहू की अपने कमांडर के साथ में, कि किस तरह का रिटेलिएट करना है ईरान के ऊपर में। ये डिपेंड करता है कि इस्राइल की कितनी क्षति हुई है। ईरान ने तो बता दिया था कि उसने F-35 और F-22, F-18 सबको हमने उसने खत्म कर दिया, लेकिन ये जायज़ नहीं है क्योंकि ये सारे एयरक्राफ्ट ब्लास्ट पेन में रहते हैं, जो कि जिसको कि खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। या तो अंडरग्राउंड बंकर में रहते हैं या ब्लास्ट पेन में होते हैं। तो ये जो ईरान का क्लेम था वो गलत था, हिज़्बुल्लाह का क्लेम गलत था, लेकिन वास्तविकता अभी ये देखनी है कि नेतन्याहू ने क्या डिसीजन लिया हुआ है अपने कमांडर जी के साथ में कि जी। किस तरह का अटैक करेगा। सुरेंद्र जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, मैं क्योंकि विश्व के मामले सबसे प्रभावित हो रहे हैं और विश्व से हटकर मैं भारत को बीच में लाना चाहूंगा और आपके जरिए भारत को समझूंगा। भारत ने पिछले कई सालों में, जब से इजराइल के साथ भारत के संबंध नजदीक हुए हैं, ईरान और इजराइल के साथ एक बहुत बेहतरीन बैलेंस बनाकर रखा हुआ है। चाबहार पोर्ट भारत डेवलप कर रहा है। भारत जो अपनी एक एक रास्ता जो क्रिएट कर रहा था पूरा, जिसमें कि ईरान के जरिए आगे जाने की बात थी, ईरान का सपोर्ट था। अब ईरान अगर इस युद्ध में आगे बढ़ता है, चाबहार का काम पीछे हटता है, भारत के इंटरेस्ट को नुकसान होता है। भारत क्या रुख लेगा या क्या रुख भारत को लेना चाहिए? क्योंकि भारत जिधर भी झुकता है दूसरा खिलाफ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब तक तो भारतीय डिप्लोमेसी बीच के रास्ते को बड़े संभाल कर चलाते हुए दिखाई पड़ी है। राजीव जी, घूम फिर के बात अमेरिका पे आ जाती है। मैं मेजर जनरल बंसल साहब की बात से एक हद तक इत्तेफाक रखता हूँ कि पिछली बार जब इसराइल लेबनान में घुसा था तो हिजबुल्लाह पैदा हुआ था और वो हिजबुल्लाह आज इसराइल का एक प्रॉक्सी बन गया है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये प्रॉब्लम अमेरिका जो है उसको एलाइज बनाने की आदत रही है, जो कि उसके साथ जापान, फ्रांस और ये इंग्लैंड रहे हैं। अब वो हमारी अमेरिका के साथ भी टसल चल रही है। अभी हमें 10 दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट एक्स रॉ चीफ और अजीत डोवल साहब को सदर्न डिस्ट्रिक्ट ने नोटिस भेजा है कि पन्नू के केस में हाजिर हो, क्योंकि अमेरिका हमसे खुश नहीं है। हमने जिस हिसाब से रूस को नहीं छोड़ा और उससे ऑयल खरीदा, बल्कि एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये भी कहता है कि ये वॉर फेल ही नहीं हो पाई क्योंकि इंडिया ने इतना पेट्रोल खरीदा और इतना फंड कर दिया। तो अब इंडिया को हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें अमेरिका बार बार चलाना चाहता है एज एन एलाई, और हम कहते हैं नहीं, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनेंगे क्योंकि हम आपकी कोल्ड वॉर की लड़ाइयां इनहेरिट करके, आपके पुराने मसले और खड्डे इनहेरिट करके हम उसमें एक टूल नहीं बनना चाहते हैं। और अमेरिका को आदत है कि वो कहते हैं कि हम जैसे कह रहे हैं वैसे करो। भी एरन गर्सियोती जो यहाँ का हिंदुस्तान में अमेरिकन एम्बेसडर है, उसने साफ बोला कि इंडिया हैज टू डिसाइड व्हिच साइड ऑफ द फेंस आर यू ऑन, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उनके कैंप में रहे, पर हमने यहाँ पेट्रोल भी खरीदना है। यहाँ चाइना भी है, यहाँ पाकिस्तान भी है, यहाँ रशिया भी है। और मैं लास्ट ये बात कहना चाहूंगा कि इसमें पर्दे के पीछे दो और लोग बैठे हैं, चाइना और रशिया। वो भी एग्जैक्टली देख रहे हैं क्योंकि वो खुश एग्जैक्टली होंगे अगर जी। बांग्लादेश की तरह रेजिम चेंज हो जाता है, जो कि नेतन्याहू कहना चाहते हैं, और वो अमेरिकन प्रॉक्सी ग्लोबल लॉरियट बिठा देते हैं। तो चाइना और रशिया क्यों खुश होंगे कि अगर इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में फिर जी 32 कंट्रियां नेटो की आके बैठ जाए। तो इसमें और भी बहुत कुछ है, पर मैं अपनी बात को वापस उसी पे लाना चाहूंगा कि फिलहाल जो कैंसर है वो इसराइल का, जो ये पैलेस्टाइन के साथ है, और ये बहुत बड़ा है और इसीलिए ये फैल रहा है। यहाँ ईरान जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये अमेरिका का इनका सपोर्ट है। डॉक्टर सुरेंद्र जी, मैं जहां तक जानता हूं, जितना मैंने सुना है, इजराइल भी इस बात पर अब आगे बढ़ चुका है कि टू नेशन थ्योरीज का हल हो चुका है। कुछ उनकी तरफ से बयान भी सामने आए थे, लेकिन हमास का अब तक ये मानना है कि ये चीज़ें तभी नॉर्मल हो सकती हैं जब इजराइल का कोई अस्तित्व ना हो। क्या इतना टफ स्टैंड अगर हमास
और ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर गाजा में और वहां ऐसा बना रहता है, तो ये चीजें थम पाएंगी, खत्म हो पाएंगी? अब जब अमेरिका इजराइल को इतने भारी बम देता रहेगा तो मामला कहां से सुलटेगा? बिग डैडी तो अमेरिका ही है ना, टेबल पे तो उन्होंने बिठाना है। तो जब अमेरिका एक तरफ से सपोर्ट करता रहेगा, और वहां पे अंग्रेजी में बोलते हैं टू रैप ऑन द नकल्स, क्योंकि नेतन्याहू उनकी सुन नहीं रहा है, वहां इलेक्शन है, तो जब तक अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, जो कि बांग्लादेश में भी पीछे इन्वॉल्व है, तब तक ये नहीं सुलटेगा, क्योंकि अमेरिका चाइना को बढ़ने नहीं देना चाहता है, और इंडो पैसिफिक के अंदर वो हमें जेके बंसल साहब, जेके बंसल साहब, मेजर जनरल जेके बंसल साहब, अब चर्चा वहां पर है जहां पर मैं फाइनल कमेंट्स की तरफ आप लोगों की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन क्या मैं ये समझूं कि दरअसल पर्दे के पीछे ये लड़ाई जो हमें जमीन पर इजराइल, ईरान, गाजा, हमास या हिजबुल्लाह या हूती में दिख रही है, ये एक तरफ अमेरिकी ग्रुप है वो है, दूसरी तरफ रूस है, चाइना है, इनके बीच में है, और भारत की मजबूरी ये है कि अगर वो अमेरिका का रुख लेता है तो पुराना एलाई रूस छिटकता है और चीन उसके नजदीक जाता है, जो भारत के लिए एक बड़ी परेशानी बनता है। क्या समीकरण ऐसे ही उलझे हुए हैं? देखिए, कॉम्प्लिकेटेड इशू है, पर भारत की इस समय डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो बैलेंस बना के चल रही है, चलते रहेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पर्दे के पीछे लड़ाई ये रूस और अमेरिका के बीच की है, क्योंकि ये भी माना जाता है कि जो गजा का जो ये हमास का अटैक हुआ था उसमें रूस का हाथ था, और रूस ये चाहता था कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में उलझा रहे, और अभी भी अटैक करने से पहले जो ईरान ने रूस का ब्लेसिंग्स लिया है, उनसे क्लियरेंस लिया है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे, तभी जाकर के ये अटैक हुआ, और रूस के प्रधानमंत्री ईरान के अंदर आए थे, अगले दिन अटैक हुआ। तो इस तरह की जो हैं ये चलते रहेंगे, लेकिन जो जो हिंदुस्तान है, जो भारत है, वो अपना एक बैलेंस बनाकर चल रहा है। जहाँ तक रूस का सवाल है, रूस भी चाइना के साथ काम कर रहा है, रूस जो है अभी पाकिस्तान के साथ में भी एक व्यापार बढ़ा रहा है, वहाँ से आलू और कुछ ऐसी चीजें जा रही हैं, इधर से राइस जा रहा है, तो ये बार्टर सिस्टम अभी कुछ शुरू किया है। तो अपना अपना पॉलिटिकल सिनेरियो जो डिप्लोमेसी में सब अपना इंटरेस्ट चाहते हैं, और इंडिया इसके लिए काफी सक्षम है, हमारे विदेश ठीक है मंत्री सर, बहुत सक्षम है। ठीक है। हमारे वीएन झा diplomacy साहब, आपको क्या लगता है, ये पर्दे के पीछे की लड़ाई है, मोहरे कोई और है? देखिए, ये सारा चीज़ अगर हम ये कह लें कि पर्दे के पीछे लड़ाई है, तो ये कहना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि इस्राएल की जो सर्वाइवल है, वो जैसे कहते हैं ना कि जीव दांतों के बीच में है। तो जब 1947-48 में इस्राएल का फॉर्मेशन हुआ था, तभी से ये जीव जो है वो दांतों के बीच में है, और कई जंग हो चुके हैं। 56, 67, 73, 82, 2006, आप नाम लेते जाइए। और ये सारे जो जंग पहले हुए थे, ये इस्राएल के सर्वाइवल के लिए था। उस समय में भी जो इस्राएल जो था वो अमेरिका का प्रॉक्सी नहीं था। ये इस्राएल अपनी सर्वाइवल के लिए वो लड़ रहा है। जैसे अभी बता रहे थे ना कि जो हमास है, हमास ने तो ये कह लिया है कि जो ज्यूज को यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, वो इस्राएल को मानते ही नहीं हैं। तो ये जो चीजें हैं, अभी आप सिर्फ 3 की बात कर रहे हैं, हुती, हमास और हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह। आने वाले दिनों में देखिए 188 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और वहीं मिडिल ईस्ट में लगभग 103-104 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अभी और इसमें आएंगे। हो सकता है कि स्टेट डायरेक्टली ना लड़े, उनके प्रॉक्सीज लड़े। सुरेंद्र जी, जॉर्डन बहुत में शॉर्ट में बताइए, क्या आपने जो सारा अभी तक अमेरिका की बात की है, क्या इजराइल इस बीच में सैंडविच नहीं बनता जा रहा, और अपने सर्वाइवल के लिए उसे ऐसे टफेस्ट मेजर्स उठाने की क्या जरूरत नहीं है? भाई, ये बनने की जरूरत है, क्योंकि ये कैंसर को वो ट्रीट नहीं कर रहा है। जब तक वो 2 नेशन थ्योरी नहीं करेंगे, जो आज बच्चे यतीम हुए हैं, जो आज मर रहे हैं, 41,000 लोग एक साल में मार दिए, जिसमें 70% से ज्यादा जो हैं वो बच्चे और औरतें हैं। तो मैं अपनी बात को एक लाइटर नोट पे एंड करना चाहूंगा। हमारी डिप्लोमेसी इज प्रॉब्ली द स्ट्रॉन्गेस्ट। मैं उस बात से तो फुल इत्तेफाक रखता हूँ कि एक शेर अर्ज है कि हमें अमेरिका भी चाहिए ट्रेडिंग पार्टनर, हमें रशिया भी चाहिए, हमें ईरान भी चाहिए, क्योंकि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, और हमारा चाइना भी ट्रेडिंग पार्टनर है। तो शेर अर्ज है कि एक तरफ मेरे रब का घर, दूसरी तरफ मेरे यार का, एक तरफ मेरे रब का घर, दूसरी तरफ मेरे यार का, किस तरफ जाऊं बस यही सोचता मैं खड़ा विचारता। शुक्रिया। चलिए, लेकिन मजबूरी ये है कि इजराइल और इस कॉन्फ्लिक्ट में
कौन किसे रब मान रहा है, कौन किसे यार मान रहा है। रब और यार की इसी पहचान की कोशिश में ये वार संगीन होता जा रहा है और दिन पर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, सुनिंदर जी आपका अपने बेहतरीन कमेंट्स के साथ जुड़ने के लिए। वीएन